Hello everyone, I am Gurudat, Assistant Professor in Indraprastha Law College. In the last video, that is the sixth video lecture, we have seen the definition of admission and the circumstances and the persons who can make them under section 17, 18, 19 and 20. Now in this video, we will study section 21, 22 and 23 of admission. So let's start with section 21. Section 21 gives out a principle that against whom the admissions may be proved. For example, if I am making an admission, against whom should it be proved? That is what section 21 deals with. It says admissions are relevant and may be proved as against the person who makes them, or his representative in interest, but cannot be proved by or on behalf of the persons who makes them or by his representative in interest, or you can also say in his interest. So what is this principle? Basically this principle is that admissions which are self-favoring is not permissible. For example, there's a dispute between A and B over a piece of land. Now A says that this land belongs to B. This can be an admission against A. So it is admissible. This admission can be admitted in court of law. But if A says the land belongs to me, then this admission is self-favoring and this will not be admitted in court of law. Therefore, as we had already discussed in the last video also, admissions have to be against your interest. If it is not against your interest, it will not be admitted in court. One illustration is also given in section 21. It says that A is accused of receiving stolen goods knowing them to be stolen. This is what he has been accused of. Now he offers to prove that he refused to sell them below their value. A may prove these statements though they are admissions because they are explanatory of conduct influenced by facts in issue. Therefore, these things will not be admitted. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. ए जो था, ए के पास से चोरी के सामान मिलने की एक्यूजेशन लगा एक के ऊपर, चोरी का सामान मिलने का एक्यूजेशन लगा एक के ऊपर. ए एडमिशन देता है कि मैंने उन सामानों को सस्ते में नहीं बेचा, मैंने मार्केट प्राइस पे ही बेचा. ये वो एडमिशन चाहता है एडमिट हो जाए उसके फेवर में, पर ये एडमिट नहीं होगा क्योंकि उसके फेवर की चीज़ें एडमिट नहीं होंगी. एडमिशन्स में वही चीज़ एडमिट होगी जो आपके अगेंस्ट होगी, आपके इंटरेस्ट के खिलाफ होगी. दूसरा एग्जाम्पल भी देते हैं, देखते हैं. एक अदर क्वेश्चन बिटवीन ए एंड बी इज वेदर सर्टेन डीड इज नॉट फॉर्स्ड और इट इज फॉर्स्ड. ये डाउट है ए और बी के बीच में. ए अफर्म्स दैट इट इज जेन्युइन, बी अफर्म्स दैट इट इज फॉर्स्ड. ए कहता है कि वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है और बी कहता है कि वो डॉक्यूमेंट फॉर्स्ड है. अब अगर हमको एडमिशन्स एडमिट करने होंगे इन दोनों के, ए और बी के, तो ए के हम क्या एडमिशन एडमिट कर सकते हैं? ए का कहना यह है कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, तो ये स्टेटमेंट उसका हम एडमिट नहीं कर सकते हैं. ए में प्रूव अ स्टेटमेंट बाय बी दैट द डीड इज जेन्युइन एंड बी में प्रूव अ स्टेटमेंट बाय ए दैट द डीड इज फॉर्स्ड. ये दोनों अपोजिट चीज़ें जो उसकी इनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है वो तो एडमिट करवा सकते हैं, बट ए कैन नॉट प्रूव अ स्टेटमेंट बाय हिमसेल्फ दैट द डीड इज जेन्युइन. ए कोर्ट में केस लेके गया है कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, यही केस है और यही एडमिशन होगा उसका, अगर तो वो एडमिट नहीं होगा. एडमिशन हमेशा आपके इंटरेस्ट के खिलाफ होने चाहिए. ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स बी प्रूव अ स्टेटमेंट बाय हिमसेल्फ दैट डीड इज फॉर्स्ड, ये भी एडमिट नहीं होगा क्योंकि यही तो कोर्ट में कंटेंशन है. ए और बी की लड़ाई तो इसी बात पे है ना कि वो डॉक्यूमेंट फॉर्स्ड है कि सही है. अब उनका एडमिशन खाली तभी एडमिट होगा जब वो उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा. जो चीज़ उनके इंटरेस्ट में होगी वो एडमिट नहीं होगा, दैट इज़ नॉट एडमिसिबल. ये सिंपल कंसेप्ट है. क्यों होता है कंसेप्ट? बड़ी कॉमन सी बात है, समझ ही आ गई होगी कि इस तरह अगर हम आपके फेवर की चीज़ों को ही एडमिट करने लगे कोर्ट में तो खाली आप अपने फेवर की बातें ही कहेंगे, है कि नहीं. इसीलिए जो एंटी होता है इंटरेस्ट के, आपके अगेंस्ट होता है इंटरेस्ट के, खाली वही एडमिट होता है सेक्शन 21 के अंदर. नाउ लेट्स सी व्हाट इज ओरल एडमिशन. सेक्शन 22 सेज दैट व्हेन ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर रिलेवेंट. Oral admissions as to the contents of the document are not relevant unless and until the party proposing to prove them shows that he is entitled to give secondary evidence of the contents of such document under the rules herein after contained or unless the genuineness of the document produced is in question. तो
जो डॉक्यूमेंट है उसका ओरल एविडेंस खाली तभी एडमिट होगा व्हेन द पार्टी इज एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ सच डॉक्यूमेंट। अगर ऐसा नहीं है और डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस पे क्वेश्चन नहीं है तो ओरल एविडेंस किसी डॉक्यूमेंट को लेके रिलेवेंट नहीं होगा। सिमिलरली ये सिंपल सा सेक्शन है, बस ये बात याद रखिएगा कि ओरल एडमिशन टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर रिलेवेंट ओनली व्हेन द पार्टी इज एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ सच कंटेंट और उस डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस पे क्वेश्चन नहीं है, अदरवाइज नहीं होगा। सिंपल सेक्शन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। सेक्शन 22A पे आते हैं। ओरल एविडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर रिलेवेंट, oral admissions as to contents of electronic records are not relevant unless the genuineness of the electronic record is in question. Again on the same principle, इसी प्रिंसिपल पे थोड़ा अमेंडमेंट हुआ आगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आने लगे बहुत सारे, तो सेक्शन 22A भी ऐड कर दिया गया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी जो है उसके लिए ओरल एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस उसकी जेन्युइननेस क्वेश्चन में है कि ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फ्रॉड है कि नहीं है। जैसे मेरी कॉल रिकॉर्डिंग हो गई, मेरी कॉल रिकॉर्डिंग है कोई, अगर मेरी कॉल रिकॉर्डिंग जेन्युइन है तो वो एडमिसिबल हो जाएगी कोर्ट में और उसके एंटी कोई मैं स्टेटमेंट नहीं दे पाऊँगा अगर वो जेन्युइन है तो। इम्पॉर्टेंट है अब सेक्शन 23, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एडमिशन इन सिविल केसेस रिलेवेंट। पहली बात तो आई थिंक आई हैव टोल्ड यू बट स्टिल अगर इन लास्ट क्लास में मैंने नहीं बताया है तो ये बात क्लियर रखिएगा कि एडमिशन्स की इंपॉर्टेंस सिविल केसेस में होती है और कन्फेशन की इंपॉर्टेंस क्रिमिनल केसेस में होती है। एडमिशन्स को जनरली क्रिमिनल केसेस में वैल्यू नहीं करते हैं, मतलब नॉर्मल एडमिशन्स को, जो इसका कन्फेशन भी एक टाइप ऑफ एडमिशन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, पर अदर देन कन्फेशन जो भी एडमिशन होता है उसको हम क्रिमिनल केसेस में वैल्यू नहीं करते हैं, बट सिविल केसेस में वो काफ़ी वैल्यूएबल होता है। सो दिस सेक्शन सेज दैट in civil cases no admission is relevant if it is made either upon an express condition that evidence of it is not to be given or under the circumstances from which the court can infer that the parties agreed together that evidence of it should both be given। तो अब सिविल केसेस में क्या होता है कि अगर पार्टीज एग्री कर जाए एक दूसरे से कि हम इस चीज़ का एविडेंस नहीं देंगे तो उसकी रिलेवेंसी उस एविडेंस की खत्म हो जाती है, या पार्टीज एग्री कर देंगे कि दोनों एविडेंस हम देंगे तब भी रिलेवेंसी खत्म हो जाती है। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन टू एग्जम्प्ट एनी बैरिस्टर, प्लीडर और अटर्नी और वकील फ्रॉम गिविंग एविडेंस ऑफ एनी मैटर ऑफ विच ही मे बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अंडर सेक्शन 126। ये इसका एक एक्सप्लेनेशन है। अब ये है क्या सेक्शन, ये आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। ये सेक्शन जो है वो बेस्ड है इंटरेस्ट रे रिपब्लिके एट फिनिस लिटियम के बेसिस पे है। उसका मतलब होता है इट मीन्स दैट इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट देयर शुड बी एंड टू लिटिगेशन। ये सिर्फ सिविल केसेस में अलाउ होता है। दिस प्रोटेक्शन इज बेसिकली प्रोवाइडेड टू द पार्टीज टू सेटल देयर डिफरेंसेज एमिकेबली आउटसाइड द कोर्ट एंड टू अवॉइड अननेसेसरी लिटिगेशन। तो अब हम दोबारा उस सेक्शन पे जाते हैं। अब इस सेक्शन का मतलब ये है कि सिविल केसेस में अगर पार्टीज आपस में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ले रही हैं कि हम एविडेंस नहीं देंगे इन दोनों चीज़ों का और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेंगे, तो ये सेक्शन जो है ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन विदाउट प्रेजुडिस को सपोर्ट करता है। दिस सेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेशन विदाउट प्रेजुडिस। अब यहाँ पे दो पार्टीज़ के बीच में बात होती है, किसी ज़मीन का विवाद है और वो पार्टीज आपस में बात करती हैं कि जैसा भी विवाद है चलिए कुछ पैसे लेके इस मैटर को सॉल्व कर लेते हैं और कोर्ट से मैटर को वापस ले लेते हैं, कोर्ट में कुछ नहीं बताते हैं। तो ये तो एडमिशन कर रही है पार्टी, उसमें हो सकता है इस प्रोसेस के बीच में, इस कम्युनिकेशन के बीच में कोई पार्टी कुछ एडमिट कर ले, वो ये मान ले कि हाँ ज़मीन मेरी नहीं है लेकिन ठीक है हम केस लड़ रहे हैं, ये मान लीजिए वो एडमिट कर ली। तो ये निगोसिएशन जो हो रहा था उसके बीच में जो पार्टी एडमिट कर ली, इस एडमिशन को कोर्ट में हम एडमिट नहीं करा सकते हैं। क्यों नहीं एडमिट करा सकते हैं? इस सेक्शन की वजह से, क्योंकि कोर्ट भी चाहता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए सिविल केसेस में। कोर्ट भी इसको प्रमोट करता है, जो यहाँ पे मैक्सिम थी कि इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट देयर शुड बी एंड टू लिटिगेशन। इसीलिए कोर्ट ये एक कम्युनिकेशन को विदाउट प्रेजुडिस को सपोर्ट करता है कि आउट ऑफ कोर्ट जो बातें हो रही हैं पार्टीज़ के बीच में वो बंद ना हो, वरना तो पार्टीज डरने लगेंगी ना एक दूसरे से बात करने में भी कि हम कुछ भी बात करेंगे और कुछ भी बताएंगे उसको तो वो एडमिट हो जाएगा कोर्ट में, इसलिए पार्टीज एक दूसरे से बात करना बंद कर देंगी। ये फर्दर कोर्ट के प्रोसेस को लंबा खींचेगा, तो ऐसा ना हो इसलिए सेक्शन 23 है, ताकि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट थोड़े पीसफुली थोड़े आराम से हो जाए और देयर शुड बी एंड टू लिटिगेशन, अननेसेसरी लिटिगेशन ना आए कोर्ट्स में।
ये कंसेप्ट बताता है सेक्शन 23। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये सिविल केसेस में, और ये खाली सिविल केसेस में होता है, नॉट इन द क्रिमिनल केसेस। ठीक है, दिस प्रोटेक्शन इज बेसिकली टू प्रोवाइड पार्टीज टू सेटल देयर डिफरेंसेस एमिकेबली आउटसाइड द कोर्ट एंड टू अवॉइड अननेसेसरी लिटिगेशन। नाउ सेक्शन 31 जो है, इट टॉक्स अबाउट द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एडमिशंस। तो सेक्शन 31 कहता है इट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ फैक्ट्स एडमिटेड। पहली ही बात कह देता है सेक्शन 31 कि ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता, मतलब जो आप एडमिशन दे रहे हैं, एडमिशन एडमिट हुआ है आपका, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, इट इज़ नॉट अ प्राइमा फेसी प्रूफ एंड देयरफॉर फर्दर एविडेंस कैन बी गिवन टू डिस्प्रूव। सेकेंड चीज़ ये कहता है कि इट इज़ नॉट अ प्राइमा फेसी प्रूफ। जो भी एडमिशन्स मेरे एडमिट कर लिए गए हैं कोर्ट में, वो प्राइमा फेसी प्रूफ होते हैं खाली। प्राइमा फेसी मतलब क्या होता है? ऑन द फेस ऑफ इट, बिना डिटेल डिस्कशन की ऑन द फेस ऑफ इट कोई चीज़ लगता है तो वो वैसा प्रूफ होता है कि ऑन द फेस ऑफ इट वो प्रूफ लगता है, बट उसके अगेंस्ट में प्रूफ देके उसको डिस्प्रूव किया जा सकता है। इट मस्ट बी कंसिडर्ड एज वीक काइंड ऑफ एविडेंस। थर्ड चीज़ कहता है सेक्शन 31 की जो एविडेंस होता है एडमिशन, ये एक वीक काइंड ऑफ एविडेंस होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होता है, तो इसको कोरोबोरेट करने की बहुत ज़रूरत होती है बाकी एविडेंसेस से। एंड लास्ट इट कहता है इट मे ऑपरेट एज स्टॉपल्स। स्टॉपल्स के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, स्टिल फिर बताता हूँ। स्टॉपल्स वो चीज़ें होती हैं जो आपको कोर्ट में पलटने से रोकती हैं। जैसे एक बार वंस यू हैव एडमिटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ दैट यू हैड टेकन मनी फ्रॉम समवन, तो अब बाद में फर्दर प्रोसीडिंग में यू कैनॉट डिनाई दिस, you have been stopped from denying this. Once you have admitted something, then you should not deny it and court will not allow you to deny it. This is called estoppel. और admissions जो होते हैं, it is a kind of estoppel. Although admissions थोड़े weak kind of evidence और deny किया जा सकता है और proof देके, but it may operate, इसीलिए यहाँ पे may लिखा हुआ है, it may operate as estoppels. So all right, we have all completed the admissions. That is from section 17 to 23 and section 31. Now in the next video, that is the part 3 of this series of this chapter, we will start with confession and complete confession in next video. Thank you very much.